अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक के बारे में, यानी स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है और किस किस चीज़ की डाइजेशन होती है। देखो बेटा, इससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने अभी अभी पढ़ा है, यानी कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा है डाइजेशन इन माउथ। सो डाइजेशन इन माउथ जो है, माउथ में हमें पता है सिर्फ सिल्वरी अमाइलेज का काम होता है, और ये सिल्वरी अमाइलेज का काम जो है ये सिर्फ है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। सो सलेवा या सिल्वरी अमाइलेज ने सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फूड नीचे ईसोफेगस की तरफ गया। ईसोफेगस का माउथ गलट कहलाता है, और उस गलट के जरिए से फूड गया नीचे बाय द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या पेरिस्टालसिस, एंड फाइनली पहुंच गया एक बड़े से जे शेप्ड ऑर्गन में, जिसको हमने स्टमक बोला है या स्टमक का नाम दिया है। सो स्टमक जो है, स्टमक के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि जहां फूड गया वो क्या है। ये स्टमक जहां अभी फूड गया हुआ है, ये है प्राइमरी ऑर्गन फॉर डाइजेशन। ये प्राइमरीली है फॉर द डाइजेशन। इसमें डाइजेशन होनी है और इसमें डाइजेशन होती है, मगर क्या इसमें 100% डाइजेशन होगी? क्या सभी चीजों की डाइजेशन होगी? उन सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेगा। देखो बेटा, फूड जब नीचे की तरफ जाएगा, ये जाएगा एज बोलस, BOLUS, बोलस। बोलस है जब आपने फूड को च्यू किया, उस फूड में क्या क्या है? उस फूड में एक तो उसके अपने कंपोनेंट्स, प्लस अब सेलेवा भी उसके साथ मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है इसकी मिक्सचर बनाएगा, एक स्लिपरी मिक्सचर बनाएगा। तो बॉल ऑफ द फूड जो है उसको हम बोलस कहेंगे। तो वही नीचे की तरफ गया है, और वो बोलस जो ही स्टमक में जाएगा, स्टमक में एक ये जिसको हम कहेंगे स्फिंक्टर था, जिसको हमने कहा था इट वाज कार्डियक स्फिंक्टर। अगर आपको याद होगा, जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी स्टमक की, तो मैंने कहा था कार्डियक स्फिंक्टर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टमक। अब जो स्टमक है, इसके पास एक और स्फिंक्टर भी है, जिसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये है लास्ट वाला स्फिंक्टर। इससे फूड जो है वो स्टमक से बाहर नहीं जाएगा जब तक स्फिंक्टर खुलेगा नहीं। पहला वाला स्फिंक्टर जो है ये बैक फ्लो ऑफ द फूड नहीं होने देगा, यानी कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो बैक फ्लो ऑफ द फूड नहीं होने देगा। और जो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये फूड को बाहर नहीं जाने देगा इनटू द इंटेस्टाइन जब तक स्टमक का अपना प्रोसेस खत्म नहीं होगा। देखो, अब ये बोलस चला गया स्टमक में, तो वहां क्या होगा? सबसे पहले जो कुछ स्टमक में होगा वो होगा चर्निंग मूवमेंट्स। शाबाश, क्या होगा स्टमक में? सबसे पहले फूड को स्वागत कैसे किया जाएगा? हाँ, चर्निंग मोमेंट से फूड को स्वागत करेगा कौन? स्टमक। तो उससे क्या होता है? व्हाट इज चर्निंग मोमेंट? चर्निंग मोमेंट को अगर हम लिखेंगे, या अगर इसके बारे में कुछ आपको लिखना हो कि चर्निंग मोमेंट क्या है, चर्निंग मोमेंट इज द स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस। स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ही हम चर्निंग मोमेंट्स कहते हैं। शाबाश, तो चर्निंग मोमेंट्स हो गए। उससे क्या होगा? देखो बेटा, स्टमक में एक जूस है जो जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस जिसको कहते हैं, वो है स्टमक में। अब आपका सवाल होगा, ये गैस्ट्रिक जूस आया कहां से? सो चलें थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे। ये हमारा स्टमक, ओके, ये है हमारा स्टमक। तो ये अगर मैं मान लूंगा ये है वॉल ऑफ द स्टमक। देखो, वॉल ऑफ द स्टमक जो है, वॉल ऑफ द स्टमक में स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंदर की तरफ जाते हैं, ब्रांचेड ट्यूब्स। और ये जो ब्रांचेड ट्यूब्स हैं, व्हाट आर दे एक्चुअली? दे आर द पर्टिकुलर ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन है ये? शाबाश, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या किया है? इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस बनाया है। सिंपल सी चीज है, 10th में आपको याद रखने के लिए सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाएंगे। ये जो स्टमक है, स्टमक में अभी अभी फूड गया है, और स्टमक में ऑलरेडी कौन सी चीज है? उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस एक फ्लूइड है। वो कहां से आया? वो आया एक्चुअली स्टमक के पास ट्यूब्स जैसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो स्टमक के वॉल्स में होते हैं, और उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो ट्यूबुलर होते हैं, यानी ट्यूब जैसे होते हैं, जो स्टमक में बहुत सारे हैं। तो इन ट्यूबुलर ग्लैंड्स ने क्या किया? ट्यूबुलर ग्लैंड्स ने एक एक फ्लूइड सिक्रीट किया, जिस फ्लूइड को हम कहेंगे क्या?
गैस्ट्रिक जूस। सो अभी जो ब्लू से आपको दिख रहा है, ये ब्लू से आपको दिखने वाली चीज, ये असल में गैस्ट्रिक जूस है, जो कहां से बन गया, ट्यूब्यूलर गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और कहां गए जाएगा ये जाएगा इनटू द स्टमक। तो स्टमक में इस वक्त गैस्ट्रिक जूस फिल हुआ है। फाइन। तो अब क्या आ गया था, माउथ से कौन सी चीज आ गई, माउथ से आ गया फूड। अब ये चर्निंग मोमेंट से क्या होगा, चर्निंग मोमेंट से ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी और ये बन जाएगा एक पेस्ट, ये बन जाएगा सेमी सॉलिड पेस्ट। शाबाश। लेट मी रिवाइज द थिंग्स। मैंने कहा स्टमक में जब फूड गया, कहां से आ गया, माउथ से चला गया स्टमक में थ्रू द इसोफेगस। इसोफेगस इसको ले जाएगा बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ओके, तो स्टमक में फूड पहुंचने के बाद ही चर्निंग मोमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और चर्निंग मोमेंट से क्या होगा, चर्निंग मोमेंट से होगा मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कहां से आया, शाबाश, वही समझाने के लिए मैंने इतनी सारी कहानी आपको बताई कि स्टमक में ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, उन्होंने ही ये सिक्रेट किया था ये गैस्ट्रिक जूस। अब चलो अब देखते हैं फॉर एग्जांपल अब आगे क्या होना है। लेकिन उससे पहले देखेंगे जिस गैस्ट्रिक जूस के साथ आपने फूड को मिक्स किया चर्निंग मोमेंट से, वो गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसमें होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा जो है इसके पास है एक प्रो एंजाइम, इनएक्टिवेटेड एंजाइम जिसको एक्टिवेट करना बाकी है, उसको कहेंगे प्रो रेनिन। एंड तीसरी चीज है एक और प्रो एंजाइम, उसको कहेंगे पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, ओके। और उसके अलावा एक और एंजाइम है जिसको हम लिखते हैं माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेस, MILD, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेस। ये इसके कंपोनेंट्स है, किसके, गैस्ट्रिक जूस के, शाबाश। ओके, और उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जैसे कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो काम क्या है इन सब का, आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे HCl करेगा क्या। HCl सबसे पहले HCl का काम होता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। कभी कभी जो हमने फूड खाया उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए कौन है, शाबाश, उसके लिए HCl है। उसके अलावा HCl का एक और काम है, HCl का काम है टू एक्टिवेट प्रोरेनिन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये एक प्रो एंजाइम है जो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, इसको एक्टिवेट करना बाकी है। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसी एंजाइम का नाम पड़ेगा रेनिन। इसका मतलब HCl क्या करेगा, ये प्रो रेनिन को एक्टिवेट करेगा इनटू एक्टिव रेनिन। फाइन, ओके। सो ये HCl का काम, और ये किल करेगा माइक्रोब्स को। अब प्रो रेनिन का काम क्या है, पेप्सिनोजन का काम क्या है, और ये माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेस, इन सब का काम चूंकि एंजाइम्स है इसलिए इनका काम हम आगे पढ़ेंगे। सो चले देखें क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है, शाबाश, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन नाम के एंजाइम को कौन एक्टिवेट करेगा, जैसा हमने पहले भी कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिवेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्टिव रेनिन। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, स्टमक में प्रोरेनिन एक्टिवेट हो गया और वो रेनिन बन गया। ठीक है, हाफ ऑफ द रेनिन को HCl एक्टिवेट करेगा, और जो एक्टिवेटेड रेनिन है वो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स को खुद ही एक्टिवेट करेगा। उसको हम कहते हैं, फिर ये होता है जिसको हम कहेंगे सेल्फ एक्टिवेशन या ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, ऑटो कैटालिसिस का मतलब होता है जो एक्टिव रेनिन है वो रिमेनिंग प्रो रेनिन मॉलिक्यूल्स को खुद ही एक्टिवेट करेगा। लेकिन इनिशिएट किसने किया ये प्रोसेस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने किया। इसका मतलब आप कह सकते हो प्रो रेनिन इज एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके,
अब ये प्रोरेनिन क्या करेगा, उससे पहले एक और बात कहेंगे, दैट इज जो पेप्सिनोजन है उसका क्या होगा। जो पेप्सिनोजन है उसका आगे क्या होने वाला है, पेप्सिनोजन को करेगा एक्टिवेट, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ये बन जाएगा पेप्सिन। ओके, नाउ ये सब कुछ हो गया, दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए। अब ये करेंगे क्या, देखो बेटा हम लोगों ने खाया है प्रोटीन, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक बात तो क्लियर बता दूं, एक्चुअल जो प्रोमिनेंट डाइजेशन होती है, जो एक्चुअल डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है, वो होती है सिर्फ प्रोटीन की। किसकी डाइजेशन होनी है, प्रोटीन की डाइजेशन होनी है। ओके, कार्बोहाइड्रेट की कोई डाइजेशन नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट की कोई डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होती। और अगर लिपिड की डाइजेशन को आप देखें, इस स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट की नहीं होगी। और अगर लिपिड को देखेंगे, लिपिड की डाइजेशन बड़ी नेग्लिजिबल है। तो अगर आपको डिटेल में कोई चीज स्टमक में पढ़नी है, वो कौन सी पढ़नी है, प्रोटीन की डाइजेशन। तो आइए प्रोटीन को देखते हैं, प्रोटीन के साथ होगा क्या। आपने प्रोटीन्स खा लिए, मगर प्रोटीन भी हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मिल्क प्रोटीन, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, मिल्क प्रोटीन। वो रीजन ये है क्योंकि मिल्क प्रोटीन जो है, जिसको आप कैसीन कहते हो, उस पर डायरेक्टली एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, कैसीन को डायरेक्टली नहीं तोड़ा जाएगा। कैसीन को या मिल्क प्रोटीन को क्या किया जाता है, उसको कर्डलिंग प्रोसेस के जरिए से पहले तोड़ा जाता है, कर्डलिंग प्रोसेस। अब वो कर्डलिंग क्या है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके जाना चाहूंगा। देखो बेटा, ये जो कर्डलिंग है, ये जो कर्डलिंग है, इसको समझाने के लिए मैं यूं बताऊंगा, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, शाबाश, उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन पर एक्ट करेगा रेनिन। ओके, रेनिन किस पे एक्ट करेगा, कैसीन पे, और ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू पैरा कैसीन। अब पैरा कैसीन जो है, अब आ गया हमारा पैरा कैसीन, मिल्क प्रोटीन कैसीन को तोड़ने के बाद आ गया हमारा पैरा कैसीन। और पैरा कैसीन ये रिएक्शन करेगा कैल्शियम 2+ आयोन्स के साथ और बनाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ये हो गई कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। तो जो आप अक्सर सुनते आए हैं, जो आपको अक्सर बोला जाता है कि रेनिन कर्डल्स द मिल्क, रेनिन कर्डल्स द मिल्क, तो ये वो प्रोसेस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये होगा। सो दिस इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेस, जिसमें कैसीन प्रोटीन को तोड़ा जाता है इनटू द पैराकैसीन, और पैराकैसीन फिर फाइनली क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करते कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास नॉर्मल प्रोटीन्स हैं इन स्टमक, और दूसरा आपके पास अभी अभी बन गया कैल्शियम पैराकैसिनेट है। शाबाश, आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास प्रोटीन है और दूसरा आपके पास कैल्शियम पैराकैसिनेट है। दोनों का एक ही जिसको कहेंगे ना फेट है, दोनों की एक ही किस्मत है कि प्रोटीन के साथ भी वही होगा। क्या होगा, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा इनटू स्मॉल स्मॉल चेन्स कॉल्ड एज पेप्टोन्स, एंड एक और चीज दैट इज प्रोटियोसिस। थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं अभी समझाने वाला हूं कि ये क्या मैं बता रहा हूं। और ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में डिवाइड करेगा, उसके लिए शाबाश पेप्सिन की जरूरत है, ये काम पेप्सिन करेगा। फाइन। और कैल्शियम पैराकैसिनेट को भी बिल्कुल इसी तरह से तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, यही बिल्कुल पेप्सिन तोड़ेगा। और किस में तोड़ेगा, इन्हीं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में तोड़ेगा। सो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस आपको मिलेंगे प्रोटीन्स को तोड़ने के बाद भी, और कैल्शियम पैराकैसिनेट को तोड़ने के बाद भी। नॉर्मली कैसीन प्रोटीन तो नहीं टूट सकता बाय पेप्सिन, पेप्सिन कैसीन प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता, इसीलिए कैसीन प्रोटीन को पहले कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसको तोड़ पाएगा कौन, पेप्सिन। ठीक है, इसीलिए रेनिन को यहां पर एडिशनल काम करना पड़ा। तो अब प्रोटीन का क्या हुआ, पेप्सिन ने तोड़ा इन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, एंड कैल्शियम पैराकैसिनेट का भी क्या हुआ, पेप्सिन ने ही तोड़ा,
into peptones and proteoses। देखो ये बात आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो हमारे पास प्रोटीन होता है ना, उसके पास एक 3 डायमेंशनल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसका नाम प्रोटीन है। फाइन, इसको जब तोड़ा जाएगा तो ये किस चीज का बना होता है? ये स्मॉल स्मॉल चेन्स का बना होता है। यहां पर एक मैं चेन बनाऊंगा, एक बहुत ही एक लंबी चेन है, और ये चेन्स किसकी बनी हुई है? ये चेन बनी हुई है एक खास तरह के कंपाउंड की, जिनको हम कहेंगे एमाइनो एसिड्स। तो इट इज अ चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स जिसका प्रोटीन बना हुआ है। और ये जो एमाइनो एसिड चेन है, इस इन्हीं में से कुछ को आप पेप्टोन्स कहते हो, कुछ को आप प्रोटियोसिस कहते हो। जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये दो दो के ग्रुप्स में बढ़ जाएगा, यानी दो दो एमाइनो एसिड्स के ग्रुप में, उनको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड्स। शाबाश, क्या होता है डाइपेप्टाइड? डाइपेप्टाइड होता है एमाइनो एसिड्स दो दो आपस में मिले हैं और इनने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ये डाइपेप्टाइड। और जब ये भी टूट जाएंगे, फाइनली आपको अलग अलग एमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। ये कहानी है प्रोटीन के डाइजेशन की। इसका मतलब जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की बारी आएगी तो प्रोटीन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब तोड़ा जाएगा, आपको शॉर्ट चेन्स मिल जाएंगे अमीनो एसिड्स की, और उन शॉर्ट चेन्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पेप्टोन्स, उनको बोलते हैं प्रोटियोसिस। ओके, तो यही चेन्स आपको मिल जाएंगी। और इन चेन्स के मिलने के बाद जब इनको भी तोड़ा जाएगा तो आपको मिलेंगे दो दो अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स, डाइपेप्टाइड्स। और जब वो भी टूट जाएंगे तो आपको मिलेंगे सीधा अमीनो एसिड्स। मगर द प्रॉब्लम इज, ये सारी प्रोसेसेस कौन करके देगा? अभी आपने सिर्फ पहला प्रोसेस देखा जहां प्रोटीन को तोड़ा गया इनटू अमीनो एसिड के ये शॉर्ट शॉर्ट चेन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। और ये काम किसने किया? ये काम किया पेप्सिन ने। ठीक है, ओके। मगर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखने के लिए आज के लेक्चर में मिली, प्रोटीन तो नॉर्मली टूटेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। प्रोटीन ये टूटेगा जी पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में। मगर पेप्सिन ऑलमोस्ट हर तरह के, यानी इंसान का जो बना हुआ है, इंसान के स्टमक में जो पेप्सिन मिलता है, वो हर तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा एक्सेप्ट फ्यू। से फॉर एग्जांपल जो ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन को हमारा पेप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप पर ब्लड को पीना आपके लिए पॉसिबल नहीं, आप ब्लड को नहीं पी सकते। इसीलिए पेप्सिन जो है वो ब्लड प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके अहल नहीं है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ब्लड इससे इसके अलावा ब्लड प्रोटीन को छोड़ के क्या सभी प्रोटीन है जिसको हमारा स्टमक या हमारे स्टमक का पेप्सिन तोड़ेगा? हाँ, एक और प्रोटीन है जो आपके बालों का प्रोटीन होता है ना, केराटिन, उसको भी हमारा पेप्सिन नहीं तोड़ पाता। तो केराटिन प्रोटीन को छोड़ के और ब्लड प्रोटीन को छोड़ के जितने भी प्रोटीन्स आपने खाए हैं, ऑलमोस्ट सबको हमारा पेप्सिन तोड़ता है इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ठीक है, मगर ये बात भी आपने अभी याद रखी कि मिल्क प्रोटीन जो है वो भी एक एक्सेप्शनल केस है। उसको तोड़ा जाएगा मगर ओनली आफ्टर द रेनिन डज इट्स वर्क। रेनिन ने जब कर्डलिंग किया उसके बाद ही मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाएगा। वो जो एक बात और है जो आपको समझनी है, कुछ लोगों में क्या होता है, इन देयर एडल्ट एज दे कांट हैव मिल्क, उनको मिल्क पीने से एलर्जी होती है। रीजन ये होता है क्योंकि देखो, जब एक चाइल्ड होता है जो माँ की कोख से अभी अभी पैदा हो गया, उसके पास रेनिन बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा? उसके पास रेनिन बहुत ज्यादा है। मगर जितना जितना एज बढ़ता है उतना उतना रेनिन की कंसंट्रेशन स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में कम हो जाती है। जब स्टमक में रेनिन की कंसंट्रेशन कम हो गई, इसका मतलब विद एज ये बंदा कर्डलिंग ऑफ मिल्क कम कर पाएगा। कुछ लोगों में एडल्ट एज में क्या होता है, रेनिन बहुत कम हो जाता है, बल्कि खत्म हो जाता है। उन लोगों में कर्डलिंग ऑफ मिल्क नहीं होगा। शाबाश, अगर किसी के पास रेनिन नहीं है तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क होगा? नहीं होगा। तो अगर उसमें कर्डलिंग ऑफ मिल्क नहीं हुआ तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेप्सिन ओनली वर्क्स ऑन द कर्ड, इट डज नॉट वर्क ऑन द मिल्क प्रोटीन। तो इसका मतलब यह है वो शख्स मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इस डिजीज को या इस कंडीशन को जिसमें ये मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता एडल्ट एज में, उसको हम कहेंगे इट इज लैक्टोस इंटॉलरेंस। इट इज लैक्टोस, शाबाश, इंटॉलरेंस। ये कुछ लोगों में होता है। क्योंकि उनमें क्या होता है, रेनिन नहीं होता। तो आपने आज देखा कि स्टमक में सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, लिपिड्स क्यों डाइजेस्ट नहीं हुए? देखो, लिपिड्स आल्सो आर डाइजेस्टेड, लेकिन
इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही लिटिल अमाउंट में लिपिड्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज वहां पे है माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेस। मगर एक और रीजन है कि ये लिपिड क्यों डाइजेस्ट नहीं होते इन स्टमक, बिकॉज इन स्टमक, यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज इन स्टमक लिपिड्स आर नॉट इमल्सिफाइड। लिपिड्स को अभी इमल्सिफाई नहीं किया गया है, जिसके लिए उन पर काम करना या उनको डाइजेस्ट करना अभी लाइपेस के लिए मुश्किल है। इसीलिए स्टमक में जो लिपिड की डाइजेशन है वो नेग्लिजिबल है। कार्बोहाइड्रेट की तो बिल्कुल नहीं होती, और सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टमक में होती है। वो भी कितनी, सिर्फ प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। अभी उन पर और काम, फर्दर काम करना बाकी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे, जिसका नाम है, जिस वीडियो का नाम है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें आप देखेंगे प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ या लिपिड्स के साथ आगे क्या होता है। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।